भाइयों एवं बहनों, जरा एक बार पूरी जोर पूरी ताकत के साथ जयकारा मनाइएगा। माननीय बामन मिश्राम साहब की, माननीय बामन मिश्राम साहब की, भारत माता की, भारत माता की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, महात्मा फूले की। धन्यवाद। मंचस्थ पदाधिकारियों एवं उपस्थित श्रोता बंधुओं, आज हम राष्ट्रीय किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ के दूसरे अधिवेशन के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए। हम लोगों का विषय है किसानों के अन्न और मजदूरों के श्रम का मूल्य लगातार सरकार द्वारा गिराना, पूंजीपतियों के उत्पादित मालों का रेट अनियंत्रित बढ़ाने की खुली छूट देने के कारण भारत में रुपए का मूल्य 1917 के मुकाबले अमेरिका से 93 गुना पीछे हो गया है, जिसके कारण भारत देश में किसान दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। एक गंभीर चिंतन। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इस देश में केवल दो लोगों की भी जरूरत है, एक जवानों की जो देश की रक्षा करते हैं, और दूसरा किसानों की जो देश का पेट भरते हैं। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया में जीने के लिए काम करने की जरूरत होती है, और काम करके हम जीने के लिए अन्न या खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। खाना इसलिए खाते हैं कि जी सके, और जो मनुष्य केवल खाने के लिए ही जीता है उस आदमी को मर जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जीता तो पशु भी है, जानवर भी है, वो सब लोग ही जीने के लिए खाते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन केवल जीने के लिए नहीं होता। मनुष्य का जीवन समाज के सुख दुख और उनके जो हक और अधिकार हैं उनको दिलाने के लिए होता है। बाबा साहब ने कहा था कि मनुष्य वो है जो स्वयं के लिए न जी करके समाज के लिए जिए। जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है वो पशु से भी बदतर जीवन जीता है। तो आज हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय किसान मोर्चा, ये किसानों का संगठन है। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे भारत देश के जो किसान हैं, उनका जीवन स्तर, उनका शैक्षिक स्तर, उनका राजनीतिक स्तर, उनका सामाजिक स्तर, हर प्रकार का जो स्तर है वो दिनों दिन बद से बदतर होता जा रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी वाणिज्य लोग हैं, इन सब लोगों का हर चीज की मूल्य जो है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाती है। अब शक्कर की कीमत देखिए, लोहे की कीमत देखिए, कपड़े की कीमत देखिए, हर चीज की कीमत रोज बढ़ रही है, लेकिन हमारे किसानों के द्वारा उत्पादित अन्नों की कीमत कभी बढ़ी है? नहीं। उनकी तुलना में आज अगर उनके उत्पादन की कीमत 10 गुनी बढ़ी है, तो हमारे किसानों के द्वारा उत्पादित अन्न की मूल्य केवल 1 गुना बढ़ी है। मोदी ने कहा था कि मैं किसानों के अन्न की कीमत दुगुनी करूंगी, उनकी आय दुगुनी करूंगी, लेकिन भाइयों, क्या मोदी के द्वारा किसानों के द्वारा उत्पादित अन्नों की कीमत दुगुनी हुई? नहीं। क्यों? इसलिए कि आज की सरकार इस देश के किसानों को आदमी ही नहीं समझती है, इंसान ही नहीं समझती है। वो जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जितने भी आर्थिक संपन्न लोग हैं, उसकी गुलाम है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो किसान हैं
उनके उत्पादकों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ, जिसके कारण आप लोगों को विदित होगा कि पिछले वर्षों में पूरे देश भर के लाखों किसान आंदोलन पे बैठे, उनमें कई हजार किसान शहीद हो गए। कई लोगों को पानी की तकलीफ हुई, कई लोगों को खाने की तकलीफ हुई, कई लोगों को रहने की तकलीफ हुई। 1.5 साल तक लगातार उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन क्या हमारी सरकार सुनी? किसानों की भलाई के लिए, उनके आर्थिक लाभ के लिए, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए हमारी सरकार कुछ की नहीं। उन्होंने 3 अवैध काला कानून पास किया। वो 3 जो काले कानून थे वो सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानियों के खजाने भरने के, उनके तिजोरी भरने के कानून थे। उसमें से पहला कानून तो था कि इनका जो है उत्पादन मूल्य का जो समर्थन मूल्य है वो हम ज्यादा करेंगे, लेकिन नहीं किया। दूसरा जो स्टॉक, अन्न का जो स्टॉक होता है वो पहले सीमित था। कोई भी ठेकेदार, कोई भी मालदार, कोई भी व्यापारी, कोई भी अन्न को एक सीमित मात्रा तक ही अपने गोदाम में रख सकता था, और उसको उससे ज्यादा अगर हो जाता था मार्केट में लाना ही पड़ता था। अब ऐसा कानून बन गया था कि वो जितना चाहे वो अपने गोदाम में भर सकता है। जिस समय अनाज की तकलीफ होगी उस समय अब सारे अनाजों को अपने गोदाम में रख लेगा, और उसके बाद जब जनता भूखों मरेगी, जब जनता चिल्लाने लगेगी, तो वो कई गुना ज्यादा कीमत पे उस माल को बाहर निकालेगा और जनता को बेचेगा कई गुना ज्यादा कीमत पर। तीसरा था, अभी जैसे आप जानते हैं कि कृषि उपज मंडियां होती हैं, किसान वहां जाकर के बेच सकता है, उसको जो है कम से कम ज्यादा नहीं फिर भी एक उचित मूल्य मिलता था। अब इस कानून में क्या था कि वो किसी दूसरे व्यापारी को या उद्योगपति को अपनी जमीन देगा और उसको जो है ना वो कमाएगा। जो व्यापारी है या जो धनाढ्य व्यक्ति है जो उसकी जमीन को कमाएगा वो उसके कहने पे कमाएगा, माने वो बोलेगा कि नहीं भाई हमको जो ये क्वालिटी चाहिए, जैसे आलू कमाता है तो बोलेगा ये क्वालिटी चाहिए, उस क्वालिटी को आप मेंटेन करोगे तब बोलेगा, नहीं तो नहीं लेगा, और लेगा भी तो बिल्कुल नहीं के बराबर कीमतों पे लेगा। तो इस प्रकार से जो 3 काले कानून हमारी सरकार ने बनाई थी वो हमारे किसानों के बिल्कुल विरुद्ध में थी। उसके विरोध में भारत के सारे किसान जो है ना, लाखों किसान 1.5 साल तक लगातार आंदोलन किए, लेकिन हमारी सरकार नहीं सुनी। तो हमें क्या करना है? इस सरकार के विरुद्ध में हमें आंदोलन करना है, धरना देना है, रैली निकालनी है और उस कानून के विरुद्ध में हमको लड़ाई लड़ना है। अंत में जीत हमारी हुई, सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन फिर जो है ना हमारी मांग के समर्थन में सरकार आज तक कोई जो है नीति निर्धारित नहीं की। इसके खिलाफ हमको लड़ना है। दूसरा है, किसानों की सारी समस्या का मूल जड़ ईवीएम मशीन है, क्योंकि ईवीएम मशीन किसानों के वोट वैल्यू शून्य कर देती है। इसलिए ईवीएम मशीन हटाए बगैर किसानों की किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब जब संविधान सभा से बाहर निकले तो उस समय जो है जेबी कृपलानी बाबा साहब से पूछे, वो हंसते हुए निकले। बाबा साहब पूछे कि बाबा साहब आप तो आज बहुत हंसमुख दिख रहे हैं। बाबा साहब बोले कि हाँ आज मैं बहुत खुश हूं। तो उनसे पूछा गया, बोले किस खुशी में आप खुश हैं? तो बोले पहले जो है राजा रानी के पेट से निकलता था। कहने का मतलब रानी जिसको पैदा करती थी वही उस देश का राजा बनता था, लेकिन आज प्रजा के द्वारा जो मतदान पेटी है उससे जो है ना जो पैदा होगा वो इस देश का राजा होगा।
हमारी इस देश में संख्या 85% है और हम बहुमत में हैं, तो आज हम लोगों का जो मत होगा वो बहुमत में होगा, हमारी सरकार बनेगी और जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारे जो दुख दंड है सब जो है दूर हो जाएंगे, हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगे। तो पहले जो है सबसे पहले 1952 में मतदान शुरू हुआ, उस समय बैलेट पेपर के द्वारा मैं चुनाव होता था और जब 1978 में आम सभा चुनाव हुई तो उसमें जो है इंदिरा गांधी हार गई। हारने के बाद में वो सोची कि भाई हम किस प्रकार से जो है फिर सत्ता काबिज कर सकते हैं। तो अभिषेक मनु संघवी, सीताराम येचुरी एवं जो ब्राह्मण संगठन के लोग हैं, ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू सभा, बीजेपी और आरएसएस आदि संगठनों ने इंदिरा गांधी को सहयोग किया और बोला कि बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव न कराया जाए, क्योंकि इसमें जो है पारदर्शिता रहती है और हम इसमें नहीं जीत सकते हैं। तो क्या किया जाए, ईवीएम मशीन लाया जाए। ईवीएम मशीन के द्वारा जो है हम गड़बड़ी करके पुनः जो है ना सत्ता हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार से 1984 में, 1989 में, 1992 में, 1997 में और 1904 में लगातार 10 वर्षों तक कांग्रेस सरकार जो है ईवीएम मशीन के द्वारा गड़बड़ी करके, घोटाला करके सत्ता पे काबिज रही। जब बीजेपी वालों ने देखा कि कांग्रेस वाले 10 साल तक ईवीएम में गड़बड़ी करके सत्ता हासिल किए, तो बोले अब हम भी जो है ना, हमको भी मौका मिलना चाहिए, हम भी जो है ना ईवीएम मशीन पे गड़बड़ी करके सत्ता हासिल करें। तो इसके खिलाफ में सुब्रमण्यम स्वामी एवं पीवी नरसिम्हा राव आदि, लाल कृष्ण आडवाणी आदि ने लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज की कि जो ईवीएम मशीन है इसके द्वारा निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया गया कि चूंकि ईवीएम मशीन के द्वारा गुप्त, स्वच्छ और पारदर्शी मतदान नहीं किया जा सकता, इसलिए इस पेपर के साथ में पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाए। चुनाव आयोग को पेपर ट्रेल मशीन लगाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया, लेकिन 2014 में जब आम सभा चुनाव हुआ तो उसमें पेपर ट्रेल नहीं लगाया गया। इसके खिलाफ में माननीय वामन मेश्राम जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और इस दौरान कई प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें कई केंद्रों में अगिनत वोटों में हेराफेरी हुई, घोटाला किया गया और सत्ता काबिज में आई। तो इसके खिलाफ माननीय वामन मेश्राम जी जो है ना यात्रा परिवर्तन यात्रा निकाले मैंने, और उसके बाद में आज तक वो लड़ रहे हैं। मेरे कहने के मतलब साथियों, जब तक ये ईवीएम मशीन रहेगी तब तक हम लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों कि पृथ्वी से चंद्रमा 4,85,000 किलोमीटर दूर है। जब यहाँ से रिमोट के द्वारा हम चंद्रयान 3 को, चंद्रयान 2 को, चंद्रयान 1 को कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो केंद्र है मतदान केंद्र, वहां से मात्र 10-20 किलोमीटर दूर से उस मतदान केंद्र में जो उपयोग किया जा रहा है ईवीएम मशीन, उस पर हैकिंग तो नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये जो लोग हैं वो लोग बड़े पैमाने पे पूरे देश में ईवीएम मशीन पे घोटाला करके जीतते हैं चुनाव, और हमारे विरुद्ध में जो है ना ये लोग अन्याय कर रहे हैं, हमारे हक और अधिकार को छीन रहे हैं। संविधान के विरुद्ध में अनेक प्रकार के नियम बना करके हमारे हक और अधिकार का खंडन कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग ईवीएम मशीन के विरुद्ध में आंदोलन करें, हड़ताल करें, रैली करें, आवाज निकालें, और जब भी अभी होने वाला 2024 में ईवीएम मशीन आपके सामने में आए तो उठा के पटके उसको, और ईवीएम मशीन से चुनाव न होने दें। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय बहुत कम है, हमारे माननीय बड़े बड़े यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं,
हमको उनको सुनना है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।